Hello learners, I am Narsingh Kumar Soni, Assistant Professor in Department of Management, पंडित सुंदर लाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। और आज की क्लास में हम ट्रेड यूनियन के बारे में स्टडी करेंगे। डियर लर्नर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच ज़्यादा रिलेशन नहीं थे, उनका इंटरेक्शन बहुत ही कम होता था और एक दूसरे के इंटरेस्ट में, एक दूसरे के सहभागिता में, एक दूसरे के हित में उनकी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बहुत कम होता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब हमारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हमारे कारखाने और प्लांट्स में एम्प्लॉइज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई और लार्जर मात्रा में, बड़ी मात्रा में एम्प्लॉइज़ को काम पे लिया जाने लगा, तो इससे एम्प्लॉई के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए या उनके अधिकार के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक ज़रूरत पड़ी कि वो एक यूनाइटेड रूप से काम करें, जिससे वो एम्प्लॉयर पर दबाव बना सके। नहीं तो एम्प्लॉयर जो है वह श्रमिकों से, मजदूरों से, एम्प्लॉय से कम पैसों में काम कराने को या उनके अधिकार को दबाते हुए उन्हें अपने हिसाब से काम करवाने को ही हमेशा प्राथमिकता देते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब एम्प्लॉयज़ को, या हम बोल सकते हैं कि एक सामाजिक रूप से ज़रूरत लगने लगी कि एम्प्लॉय को भी संगठित होकर काम करना चाहिए, जिससे उनके हक, उनके हित और उनके वेलफेयर के बारे में एम्प्लॉयर सोचे और उनके एम्प्लॉय को सेंट्रल फोकस पे रखते हुए योजनाएं बने, उनके हिसाब से कार्य प्रणाली बने और उनके ऊपर शोषण ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें तो उन्हें यूनाइटेड होने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ से हमारा ट्रेड यूनियन का उद्भव, ओरिजिन हमारा शुरुआत हुआ। ट्रेड यूनियन जो होता है वह एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, प्लांट में, फैक्ट्री में, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का समूह होता है जो पूरे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रेड यूनियन। और वो रिप्रेजेंट होने के साथ हर एम्प्लॉय के हितों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की बात करता है और उनके वेलफेयर के बारे में सोचता है। भारत में ट्रेड यूनियन का इतिहास 1918 से हमें मिलता है, जब पहली बार मद्रास लेबर यूनियन बना था। तो मद्रास लेबर यूनियन को भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है और वर्तमान समय में भी कई सारे ट्रेड यूनियन वर्क करते हैं, जो कि इंडस्ट्री वाइज भी स्पेसिफिक होते हैं और जनरल ट्रेड यूनियन भी होते हैं जो कई इंडस्ट्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेशनल पॉलिटिकल इन्वॉल्व भी होते हैं, ऐसे ट्रेड यूनियन भी होते हैं, या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट या कंपनी रिलेटेड भी हमारे ट्रेड यूनियन होते हैं, जैसा कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, ये सभी हमारे ट्रेड यूनियन के उदाहरण हैं जो कि हमारे जनरल ट्रेड यूनियन के कैटेगरी में आते हैं। सो बेसिकली अगर हम ट्रेड यूनियन देखें तो ट्रेड यूनियन इज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कि उनके हितों की बात करते हैं और उनके अधिकारों की बात करते हैं, वकालत करते हैं और उन्हें उनके बेस्ट से बेस्ट, उनकी जो वेलफेयर प्रोग्राम है, उनके हितों की बात है या उनके डेवलपमेंट की बात ट्रेड यूनियन करता है। सो बेसिकली ट्रेड यूनियन को अगर हम देखें, सो अ ट्रेड यूनियन इन इट्स फंडामेंटल फॉर्म रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स यूनाइटेड टू नेगोशिएट विथ एम्प्लॉयर्स ओवर वेरियस वर्क रिलेटेड इशू। सो यहाँ पे ट्रेड यूनियन से हम ये समझते हैं कि ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स होता है जो कि negotiate with employers, that is your
मैनेजमेंट, जो कि हमारा मैनेजमेंट होता है, उनके साथ हम नेगोशिएट करते हैं। किस चीज़ों पर हम नेगोशिएट करते हैं? वह हमारे सैलरी, वेजेस, बोनस, लीव्स, या फिर हमारा टर्मिनेशन, ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सभी को लेकर, या फिर हमारे साथ कोई इनजस्टिस होता है, कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाती है जिससे एम्प्लॉइज़ को हैरेस किया जाए या उन्हें दबाया जाए या उनके अधिकारों को छीना जाए, तब के समय पे एम्प्लॉइज़ की तरफ से ट्रेड यूनियन वहाँ पे एक्टिव रूप से अपना रोल प्ले करता है। और एम्प्लॉयर, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट होती है, ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ बात करती है और एम्प्लॉइज़ की बात रखते हैं। सो बेसिकली ट्रेड यूनियन अगर हम देखें तो वह एम्प्लॉइज़ का समूह होता है, जिसमें एम्प्लॉय अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपने वेलफेयर के लिए सामूहिक रूप से संगठित होकर किसी संगठन में, समूह में रहते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए हम बोल सकते हैं कि वो एक पावर ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। सो इट एक्ट एज ए पोटेंट टूल फॉर सेफगार्डिंग worker from decision that might adversely affect their welfare, working condition or employment right. So we are talking about their welfare, their benefits, their interest in trade unionism. Okay, so it bridges the gap between the workforce and the administration, ensuring a two-way communication system. So अक्सर होता ये है कि कहीं ना कहीं एक गैप होता है, वह चाहे पढ़ाई का हो, वह चाहे स्किल का हो, वह चाहे एक एक्सपीरियंस का हो, एक पोजीशन का हो, अथॉरिटी का हो। तो ये जो गैप होता है वो होता है अथॉरिटी, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट और कंपनी के ऑपरेशन लेवल पे वर्क करने वाले एम्प्लॉय के बीच में। तो इस गैप के कारण कहीं ना कहीं एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, अपने टॉप मैनेजमेंट से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। सभी एम्प्लॉय अपनी बात रख पाए, इसलिए वो ट्रेड यूनियन का निर्माण करते हैं और ट्रेड यूनियन में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं उनके लीडर, जो कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनकी बात रखते हैं। सो एक प्रशासन, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी के एम्प्लॉय के बीच ब्रिज का काम करता है ट्रेड यूनियन, उनके बीच संवाद स्थापित करता है ट्रेड यूनियन, जिससे कि दोनों पक्ष से संवाद होने पर कंपनी सुचारू रूप से चलते रहे, एम्प्लॉय भी वही समझे जो एम्प्लॉयर समझाना चाह रहे हैं, या एम्प्लॉय को जब किसी बात पे तकलीफ हो रही है या उनके साथ कुछ डिससेटिस्फैक्शन आ रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वो चीज़ एम्प्लॉयर भी समझे। सो यह काम कौन करता है? ट्रेड यूनियन करता है। सो इसके डेफिनेशन में हम देखते हैं, सो लेबर यूनियंस और ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स फ्रॉम सिमिलर ट्रेड्स और ऑक्यूपेशन बैंडिंग टुगेदर टू एडवोकेट फॉर इनहेंस्ड वर्किंग कंडीशन, फेयर कंपनसेशन, रीजनेबल वर्क आवर्स एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स। जब एक संस्था में काम करते हैं एम्प्लॉय, तो कई बार वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, सेफ्टी टूल्स, सेफ्टी मेजर्स वहाँ अच्छे नहीं रखते हैं, या उन्हें एक्स्ट्रा वर्क आवर काम कराया जाता है, या एक्स्ट्रा वर्क जो काम कराया जाता है तो उनका पेमेंट नहीं किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं उनके तरफ से उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? ट्रेड यूनियन करते हैं ऐसे समय पर। सो ट्रेड यूनियन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर वर्कर्स राइट एंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन के और क्या क्या एरियाज हो सकते हैं जिस पे वो डील करते हैं। सो बेसिकली दे नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमिंग फॉर एग्रीमेंट्स दैट cover a range of issues such as wages, work hour, training, health and safety policies, benefits and other working condition.
दिस प्रोसेस नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन सेंट्रल टू यूनियन ऑपरेशन। सो जब हम अपने हक की, अधिकार के, हित की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया में जब हम एम्प्लॉयर के साथ बात करने जाते हैं, उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, तो उस नेगोशिएट करने की प्रोसेस को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन की एक प्रोसेस होती है जो कि ट्रेड यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो इसमें हम काफ़ी मुद्दे, या यहाँ बोलिए कि एम्प्लॉयज़ के सभी मुद्दे को कवर करते हैं एक ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हम यह जाने कि जो ट्रेड यूनियन है वह एम्प्लॉयज़ का, लेबर का एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ जो एक संस्था में डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय मिलकर काम करते हैं, तो वो अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं पूरे एम्प्लॉय मिलकर, जिससे कि वो एक ट्रेड यूनियन कहलाता है। और यह उसके एक फर्स्ट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि दैट इज लेबर एसोसिएशन, एंड सेकेंड इज वॉलंटरी एसोसिएशन। सो यह एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसमें एम्प्लॉय स्वतः ही या खुद से ही आकर एसोसिएट होते हैं, यूनियन बनाते हैं, उनकी मेंबरशिप लेते हैं और यूनियन में शामिल होते हैं, सो दैट जब भी उनके हित की बात आए, उनके अधिकार की बात आए, या उन पे कोई इनजस्टिस हो, डिससेटिस्फेक्शन हो, तो वहाँ सब सामूहिक रूप से अपनी बातों को रख पाए, जिससे हम अनेकता में एकता वाली बात को चरितार्थ कर पाए। देन ट्रेड यूनियन इज ए परमानेंट बॉडी। सो ट्रेड यूनियन इज अ परमानेंट बॉडी कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हम इंडियन कंपनीज एक्ट में कंपनी को हम परिभाषित करते हैं, तो यहाँ बोला जाता है कि कंपनी इज एन परमानेंट एंटिटी। ठीक है, तो वैसे ही ट्रेड यूनियन भी एक हमारा परमानेंट बॉडी होता है, जिसमें ट्रेड यूनियन जो एक बार बन जाता है तो वह लिखित नियम कानून इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सो ट्रेड यूनियन का हमारा बना होना एक कंपनी में जरूरी होता है। सो ट्रेड यूनियन जब बनता है तो उसके मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। सो उस बेस पे मेंबर्स आते हैं, जाते हैं, चेंज होते हैं। कंपनी में जब तक एम्प्लॉयमेंट है तब तक उस कंपनी के ट्रेड यूनियन के साथ वो एसोसिएट रहेंगे, तो फिर वो पर्सन चले जाएंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ट्रेड यूनियन बना रहता है जैसा है, और उसके जो मेंबर हैं वहाँ भले ही चेंज होते रहेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन का अस्तित्व जब तक हम उसे विधिक रूप से ख़त्म नहीं करते ट्रेड यूनियन को, तब तक उसका अस्तित्व बना रहता है। नाउ इट इज़ मेड फॉर कॉमन इंटरेस्ट एज वी टॉकिंग अबाउट देयर एम्प्लॉयज वेलफेयर, इंटरेस्ट, राइट्स एंड सिक्योरिटी फ्रॉम इनजस्टिस एंड रिलीफ फ्रॉम डिससेटिस्फेक्शन। इसमें जैसा कि हम जान रहे हैं कि यूनियन है तो वहाँ पे कलेक्टिव एक्शन ही होगा, क्योंकि यूनियन जो है एक इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय मिलकर ट्रेड यूनियन का निर्माण करते हैं। तो उसमें जब भी कुछ एक्शन लेने की बात होगी, जब भी वो कुछ एक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो वह कलेक्टिव रूप से उनका डिसीजन होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिव एक्शन। नाउ कॉन्टैक्ट विथ मैनेजमेंट। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ट्रेड यूनियन जो है ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज के बीच में। तो मैनेजमेंट जो पॉलिसी लाने वाली है, मैनेजमेंट के जो काम करने के तरीके हैं, या मैनेजमेंट के कोई डिसीजन जो एम्प्लॉयज को पसंद नहीं आते हैं, सो उसके बारे में ट्रेड यूनियन बात रखेगा। सो यह हमेशा मैनेजमेंट के टच में रहता है, साथ ही एम्प्लॉयज के टच में भी रहता है, ये एम्प्लॉयज की ओर से ही रहता है। सो दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसके नेचर में कॉन्टैक्ट विथ मैनेजमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है मुख्यतः 3 रूप से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज क्राफ्ट यूनियन,
क्राफ्ट यूनियन को ही अक्सर ट्रेड यूनियन के संदर्भ में लिया जाता है। तो जब हम सिंपल ट्रेड यूनियन की बात करते हैं या जब हमारे माइंड में ट्रेड यूनियन आता है तो हम क्राफ्ट यूनियन की ही बात करते हैं। सो क्राफ्ट यूनियन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पर्टिकुलर अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें एक्सपर्टाइज होती है अपनी स्किल्स में। सो इसलिए इस तरीके के जो यूनियन बनाते हैं एम्प्लॉयज़ उसे हम क्राफ्ट यूनियन कहते हैं। ठीक है। सो क्राफ्ट यूनियन जो है एक सिग्निफिकेंट पावर रखते हैं किसी भी संस्था में जब नेगोशिएशन की बात आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्किल होती है जिसके दम पर वह एक संस्था में, एक इंडस्ट्री में या अपने फील्ड में वह जाने जाते हैं। तो जिसके कारण क्या है, और लोगों के पास वो स्किल नहीं हो सकता, वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, इस कारण वो कंपनी पर, प्रबंधन पर, एम्प्लॉयर पर दबाव बनाने में सक्षम होते हैं। वहीं पर दूसरा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन। सो इंडस्ट्रियल यूनियन में कि जैसा हम जान रहे हैं कि एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनाने, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करने वाले कंपनीज जब मिलते हैं तो उनसे इंडस्ट्री का निर्माण होता है। सो जैसा कि मोबाइल इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गया, तो यह सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं और वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जब यूनियन बनाया जाता है तो वह कहलाता है हमारा इंडस्ट्रियल यूनियन। सो यह होता है विद इन अ सिंगल इंडस्ट्रीज। ठीक है। जब इंडस्ट्रियल यूनियन का निर्माण होता है तो इसमें हम देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि यह एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और एक इंडस्ट्री जो है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन या पीपल्स से मिलकर बनता है। तो डिफरेंट टाइप के जब ट्रेड यूनियन मिलकर एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो वह इंडस्ट्रियल यूनियन हो जाएगा। जैसा कि कुछ दिन पहले हम देखे थे कि ट्रक चालक संघ जो है उन्होंने हड़ताल कर दिया था। सो वहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री की बात आ गई थी। सो वैसे ही अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात आ जाए और एजुकेशन सेक्टर के सभी एम्प्लॉयज़, सभी लोग किसी बात के लिए अड़े या अपनी बात मनवानी चाहे तो वो क्या रिप्रेजेंट, कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ थर्ड टाइप इज जनरल यूनियन। तो जब हम जनरल यूनियन की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनियन को समाहित किए हुए रहता है और एक यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उन सभी के को मिलाकर वह स्वयं को एक यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा जो जनरल यूनियन है वह पूरे कंट्री में एक सेंट्रल यूनिट के रूप में ऑपरेट होते हैं, जैसा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, भारतीय मजदूर संघ हो गए। सो ये एक सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी अपने आप में लिए होते हैं। जब हम जनरल यूनियन की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, जो कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन को अपने विचारधारा से, अपने लक्ष्य से, अपनी पॉलिसीज से उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और जो उनकी विचारधारा के हिसाब से, जो उनके पर्पस के हिसाब से उन्हें अच्छा लगे वो उस यूनियन से जुड़ते जाते हैं। अब हम गोल्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। सो जब ट्रेड यूनियन बनता है सो हम वहाँ पे पहला बात क्या करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयज़ को काम देंगे वो उनका शोषण ना करे, उन्हें कहीं ना कहीं हैरेसमेंट ना करे किसी भी रूप में। सो फर्स्ट हमारा जो गोल होता है ट्रेड यूनियन का, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम विक्टिमाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, एंड सेकेंड इज बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। सो यह तो हम बात करते हैं जब एक इंडस्ट्री में, एक प्लांट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय को
काम कराते हैं तो उसके लिए एक निश्चित मेहनताना, एक वाजिब, निश्चित और एक फेयर वेजेस की हम बात करते हैं, एडवोकेट करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन देने की हम कोशिश करते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। सो ट्रेड यूनियन हमारा बनता ही इसीलिए है ताकि हम सब हारमोनियस रूप से हारमोनी के साथ काम कर सके और एक इंडस्ट्रियल पीस हमारे बीच बना रहे, ताकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच कोई टकराव ना हो। उससे क्या होगा, हमारा इंडस्ट्रियल पीस का जन्म होगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा। और इसमें हम देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की भी एडवोकेसी होती है। ट्रेड यूनियन जब बनता है तो हम सपोर्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग और एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर मेंबर सर्विस होती है, तो उसमें हम जनरली ट्रेड यूनियन बनता है तो मेंबर बनाया जाता है, मेंबरशिप के लिए कुछ पैसे भी लिए जाते हैं और एक यूनियन फंड भी बनाया जाता है, जिससे कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके लिए फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी काम को कराने के लिए। तो हम उसके लिए हम क्या करें, मेंबरशिप सर्विस भी उसमें रखते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं और कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट इज ए वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग एम्प्लॉइज। तो यह एक एम्प्लॉइज की तरफ से जब यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होता है तो एम्प्लॉइज की बातों को ज़्यादा बल मिलता है, उन्हें महत्व मिलता है और उनकी बातें सुनी जाती है। नाउ एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जैसा कि ट्रेड यूनियन एसोसिएशन ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट करता है और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉइज की बेनिफिट्स के बारे में, हितों की रक्षा के बारे में नेगोशिएट करते हैं, तो वहाँ हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाता है, जो कि ट्रेड यूनियन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम देखते हैं ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स। सो ट्रेड यूनियन जो है हम जानते हैं कि एम्प्लॉइज से मिलकर बनता है। तो एम्प्लॉय जो है किसी भी संस्था में मैनेजमेंट के अगर लेवल के हम को देखें तो जो हमारा सबसे लोअर लेवल होता है वहाँ पे वर्क करते हैं। तो एक एम्प्लॉय को या एक ट्रेड यूनियन को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो उन्हें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉलनेस ऑफ यूनियंस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो कहीं न कहीं जब एक संस्था में एम्प्लॉइज का, वर्कर्स की नंबर कम हो तो वो भी एक यूनियन के लिए, एक संगठन के लिए समस्या होती है, जिससे क्या है उनको उतना महत्व, उनको उतना तवज्जो नहीं मिलता है। नाउ एंड सेकेंड, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। सो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एम्प्लॉइज जो हैं वो डेली वेजेस पे या एक फिक्स्ड वेजेस पे काम करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल उनको असिस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम यूनियन बनाएंगे, यूनियन के लिए एक्टिविटी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें पैसे का, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेड यूनियन के सामने एक निश्चित मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना पैसा, उतना फाइनेंस हमेशा उपलब्ध हो, यह ज़रूरी नहीं होता है और कई बार यही उसकी बाधक भी बनती है उसके कई एक्टिविटी कराने के लिए। इससे क्या है, ट्रेड यूनियन के काम पे इफेक्ट पड़ता है और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। नाउ इंटर यूनियन राइवलरी। सो ऐसा नहीं है कि एक प्लांट है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक ही ट्रेड यूनियन हो सकता है दो विचारधारा के लोग हों, दो अलग अलग चीज़ों को, एक ही प्रकार की चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कोई ऐसा ट्रेड यूनियन हो जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा। तो एम्प्लॉइज कई भागों में बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे विचारधारा के कारण, काम करने के तौर तरीके
अलग होने के कारण आपस में टकराव भी होना शुरू होता है। तो यह भी एक ट्रेड यूनियन की एकता के लिए, यूनियनिज्म के लिए खतरा होता है या प्रॉब्लम होती है। देन इश्यूज विथ लीडरशिप। सो ट्रेड यूनियन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो उनके लीडर होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वही लीडर की पॉलिसी अगर ऑटोक्रेटिक हुई, डेमोक्रेटिक नहीं हुई तो एक समस्या हो सकती है, या लेसेस फेयर हुई तो भी एक समस्या हो सकती है, या लीडरशिप में ऐसा भी हो सकता है कि वह जो है अपने लीडरशिप स्किल से या एम्प्लॉइज को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उनकी बातों को नहीं रख पाए, तो भी ट्रेड यूनियन के साथ सक्सेसफुल बनाने में इशू उत्पन्न होता है। नाउ लास्ट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियंस। जैसा कि हम बोल रहे थे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना, सोशल इन्फ्लुएंस होना, जिसके कारण आजकल ट्रेड यूनियन का भी पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। तो यह भी एक समस्या होती है। अगर हमारे ट्रेड यूनियन जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वह भी उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करती हो, लेकिन अब एम्प्लॉय जो हैं उनकी मांग जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं जा रही है। उनका मांग जायज हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का मांग या पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कंपनी के लिए हो। तो ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से एम्प्लॉय के बारे में ना सोचते हुए पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसा कि हमारे पॉलिटिक्स को कैपिटलिज्म, सोशलिज्म काफ़ी इफेक्ट करता है। वह एक विचारधारा ऐसा रहा है जिसके कारण पॉलिटिकल हमारी पार्टीज रन करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस विचारधारा पे हमारी ट्रेड यूनियन बनती है, और ट्रेड यूनियन जो बनती है मान के चलिए कैपिटलिज्म को तवज्जो देती है, और एम्प्लॉय जो है उनकी मांग है वेजेस को लेकर, उनकी सोशल वेलफेयर को लेकर, जिसमें कंपनी को, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो यह कहीं ना कहीं हमारे कैपिटलिज्म के विपरीत जाने लगता है। तो हो सकता है इस चीज़ को ट्रेड यूनियन भी फॉलो ना करें ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जहाँ पे बात आएगी या ट्रेड यूनियन का पॉलिटिसाइजेशन की पे बात आएगी, तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय के वेलफेयर को भी हम दरकिनार कर सकते हैं। सो ऐसे हमारा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियन भी एक ट्रेड यूनियन के लिए प्रॉब्लम होता है। धन्यवाद। डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हमने ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ट्रेड यूनियन क्या होता है उसे जाना, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको देखें, और उसके अलावा ट्रेड यूनियन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेड यूनियन के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसे हम